नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर पे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज यूपीएससी 2022 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं हम। आईएएस का सी सेट में आया हुआ और 22 में किस तरह के एग्जाम्पल आए थे, इन पे आज चर्चा हम करने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ में। रीजनिंग के जितने भी एग्जाम्पल आए थे 22 में, वो सारे के सारे जो है वो डिस्कस करेंगे हम क्लास के अंदर। साथ ही साथ मैथ की क्लासेज जो हैं पीवाईक्यू की यूपीएससी में आए हुए, वो भी हमने स्टार्ट कर दी हैं। तो मनीष सर मैथ की क्लास ले रहे हैं, उनकी क्लासेज भी आप देखिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं अभी। ये एग्जाम्पल आया था, यहाँ से पूछा गया है, ये सीरीज थी और x का मान पूछा गया है कितना आएगा। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं क्या सीरीज थी। 20, 10, 10, 15, 30, 75, देन x का मान पूछा था कितना आएगा। ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ 20 का अगर 10 चाहिए तो हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो आधा गुना, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना और यहाँ पर 2.5 गुना। कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए? 3 गुना। और 3 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है 225। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो डी ऑप्शन आएगा। ये फर्स्ट नंबर का नंबर सीरीज का एग्जाम्पल पूछा गया था 2022 के अंदर। देख लीजिए पूरी क्लास, आंसर आएगा 225। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। ये डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण से सेकंड नंबर का एग्जाम्पल पूछा गया था। क्या कह रहा है? दो मित्र हैं एक्स और वाई, दौड़ना शुरू करते हैं, वे एक साथ 50 मीटर तक जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से चलाना स्टार्ट करता हूँ और दोनों एक साथ 50 मीटर तक जाते हैं। ठीक है। एक ही दिशा में दौड़कर बिंदु पर पहुंचते हैं। एक्स दाहिनी तरफ मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है, यहाँ राइट टर्न करता है, 60 मीटर पहुंचता है। जबकि वाई बाएं मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है, ये वाई है, 40 मीटर ले लिया। ठीक है। उसके बाद में एक्स बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर, और y जो है वो दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। ठीक है। आपसे पूछ रहा है तब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। मतलब ये दूरी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता करनी है कि ये दूरी जो आने वाली है वो कितनी है। तो देखो 60 तो ये है, 40 ये है, तो टोटल कितनी दूरी तय करते हैं? 100। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल जो है कैलेंडर का पूछा गया था। कैलेंडर के बहुत एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, यूपीएससी में। ये कैलेंडर का एग्जाम्पल था। क्या कह रहा है सुनो। निम्नलिखित में से जून 2099 में कौन सी तारीख को रविवार था? डायरेक्ट डेट का बार निकालना, टाइप फर्स्ट में पढ़ाता हूँ कैलेंडर के अंदर। ये उस तरह का एग्जाम्पल था। यहाँ भी डेट देता तो मैं पता कर लेता कौन सी डेट का बार निकालना है, पर जून का महीना है और आपसे पूछ रहा है कौन सी तारीख को रविवार होगा। ये ऑप्शन है मेरे पास में। जब भी ऐसा एग्जाम्पल आए तो सबसे पहले 1 तारीख का बार निकालना होता है हमें। 1 जून सन 2099 कौन सा बार? ये सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड। महीना कोड जून का आता है, अप्रैल के बाद मई, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। जून का आता है 5, और उसके बाद में 2000 की शताब्दी कोड जो है वो कितनी आती है? 6 आती है। और जो लीप वर्ष आएंगी वो कितनी आएंगी साहब? 24 आएंगी। ठीक है। दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस लीप वर्ष, और सबको जोड़कर भाग कितने का लगाना है आपको? 7 का लगाना है। ठीक है। सभी का टोटल देख लेते हैं। 100 यहाँ से आ रहा है, 30 यहाँ से आ रहा है, 135 आ रहा है। 135 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। तो 0 पे शनिवार, 1 पे रविवार और 2 पे क्या आएगा? सोमवार। तो 2 तारीख का आ चुका है भाई सोमवार। ठीक है। अब 1 जून का सोमवार है, पर हमसे तो क्या पूछ रहा है? रविवार पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है 1 तारीख का जब सोमवार आ रहा है तो अगला सोमवार जो आएगा वो 8 को आएगा, है ना। 7 दिन बाद वही डेट में दोबारा से वही बार आता है। तो 8 को सोमवार आएगा, तो रविवार कौन सी तारीख को रहा होगा? 7 तारीख को।
तो आपसे यही पूछा गया है कि रविवार कब रहा होगा, तो 7 तारीख को जो है वो रविवार रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए, ये कैलेंडर का एग्जाम्पल था 3rd नंबर पे। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, आपसे क्या कह रहा है 4th नंबर में, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। आपसे कह रहा था यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उल्टा कर दिया जाए, उल्टा क्रम कौन सा, वही हनी सिंह, दूध वाला, आजा, काला पानी, याद है। नए क्रम में आ रहा हर वर्ण उसी वर्ण को निरूपित करता है जिसका मूल स्थान लिया गया है, तो निम्नलिखित में से लखनऊ को निरूपित कौन सा करेगा। चलो ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम में कैसे, लव, फादर अंकल, कोरेक्स, काला पानी, मन, लव, दूध वाला। तो ऑप्शन की बात करूं, ओ एफ एक्स पी एम एल डी, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। 4th नंबर का एग्जाम्पल था, बहुत ही आसान मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल अभी तक आए हैं चारों की चारों। 5th नंबर का एग्जाम्पल है, ये सीरीज का एग्जाम्पल है, और आपको पता करना है कि इसमें जो सीरीज आएगी उसका जो क्रम है वो क्या आएगा। एक्स का मान पूछ रहा है, तो देखो 2, 12, 36, 80, 150, देन नेक्स्ट क्या, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो 10 का अंतर सीधे सीधे दिख रहा है मुझे। 10 के बाद में यहाँ जो अंतर दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, देखो एक बार, यहाँ 14 का अंतर दिख रहा है मुझे, सही है। 14 के बाद में यहाँ जो अंतर है वो कितने का है, ये देख लो एक बार, 36, 5, 44 का है, सही है। और यहाँ जो अंतर है वो कितने का है, 70 का है। एक बार वापस से देख लेते हैं, 2, 12, 36, 80, 150, अंतर यहाँ पे 10 का आ गया, यहाँ अंतर आ गया साहब आपके 14 का, 14 का नहीं है 24 का है, 24 का है, ठीक है, 24 का है, यहाँ 44 का है, 44 भी बिल्कुल सही बैठ रहा है, और यहाँ जो अंतर है वो 70 का है। ठीक है, एक बार अंतर और निकाल लेते हैं, अंतर का भी अंतर, जब तक अंतर निकालो जब तक आंसर नहीं आए, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से तो 14 है, और यहाँ से कितना आ रहा है साहब, यहाँ से आ रहा है साहब 20, और यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 26। ठीक है, एक बार और अंतर निकाल लो, 6, 6, तो यहाँ भी 6, 26 और 6, तो मैं कह सकता हूँ साहब 32, 32 को जोड़ो तो 102, 102 को जोड़ोगे तो 252 आंसर करेक्ट आएगा। इसका ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। मतलब अंतर का भी अंतर का भी अंतर, जब तक अंतर निकालने जब तक हमें सीरीज ना बने, तो करेक्ट आंसर आएगा 252। पूरी क्लास देख लो एक बार, ये भी सीरीज 2022 में नंबर सीरीज के अब तक 2 एग्जाम्पल आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये अगला एग्जाम्पल है, ये है डेटा सफिशिएंसी का, आंकड़ों की पर्याप्तता। यहां पर पूछा गया है आपसे स्टेटमेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, क्या एक्स, क्या जेड एक्स का भाई है। ठीक है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है एक्स इज ए ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज ए ब्रदर ऑफ जेड। चलो देख लेते हैं, फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है, सुनो। फर्स्ट वाले में कह रहा है वाई का भाई एक्स है, वाई का भाई कौन है, एक्स, ये प्लस कर दिया मैंने, भाई है इसलिए, और जेड का भाई वाई है, जेड का भाई कौन है, वाई है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि जेड एक्स का भाई है। अब जेड का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भाई ही है, बहन भी तो हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं अकेले एक से तो आंसर आने वाला है नहीं, कोई बात नहीं है, अकेले 2 से चेक करते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, स्टेटमेंट सेकंड में, एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग, सहोदर। ठीक है, एक्स वाई जेड सहोदर भाई बहन है। अब यहां पर सहोदर भाई बहन है, तो इससे भी जेड का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि ये भाई लगेगा या बहन लगेगी, तो इससे भी आंसर नहीं आएगा।
दोनों जानकारियों को अगर मिला लिया जाए, दोनों जानकारियों को मिला लोगे तो भी जेड का पता नहीं कर सकते कि जेड मेल है या फीमेल है, तो किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ सकता है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है इसके। ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है स्टेटमेंट वन एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, केवल फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं। स्टेटमेंट सेकंड एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, केवल सेकंड पर्याप्त है क्या? नहीं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट आंसर टू द क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट आंसर द क्वेश्चन, बिल्कुल ये बात सही है, ना तो पहला ना दूसरा, कोई से भी आंसर नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर आप देके आएंगे डी ऑप्शन। ठीक है भाई, ये एग्जांपल था डेटा सफिशिएंसी का। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल आ रहा है आपके सामने, ये 7 नंबर का एग्जांपल था। क्या पूछ रहा था, सुनो। आपसे कह रहा है कि 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क पर एक किनारे दूसरे किनारे समान दूरी 101 पौधे रोपे गए हैं, 5 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी क्या है? 100 पौधे लगाए हैं और कितने किलोमीटर में भाई? 1.01 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है, सही है भाई। तो 1.01 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो कितना आएगा? 1010 मीटर, सही है। अब आपसे कह रहा है कि 5 क्रमागत पौधे, अब देखो 5 क्रमागत पौधे, जब 5 क्रमागत पौधे, 5 लगातार के पौधे लगाओगे तो अंतराल बीच के आएंगे बेटा 4। कितना अंतराल आएंगे बीच के? 4 आएंगे, ठीक है। और कितने पौधे थे मेरे पास? 100 पौधे थे, तो 100 का मैंने भाग लगा लिया, सही है। और 100 का भाग लगा लिया तो एक पौधा कितने का है? 10.10 का है, सही है भाई। एक पौधे की जो दूरी है वो 10.10 है, और टोटल कितनी दूरी है मेरे पास में? बीच के अंतर 4 हैं, 4 से गुणा कर लो तो 40.40 ऑप्शन है क्या? और पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, तो सही आंसर मैं कह सकता हूँ बी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर जो आपका आने वाला है वो कौन सा ऑप्शन आने वाला है? बी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये भी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था, सीरीज का एग्जाम्पल था, और बहुत कम लोगों ने इसको सॉल्व करा रखा है कि मैथ वाले सॉल्व करेंगे, और मैथ वालों ने छोड़ रखा है कि रीजनिंग वाले सॉल्व करेंगे, जबकि ये रीजनिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है सुनो। ए, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ऐसे ही जाते हुए 100वां पद के स्थान पर कौन सा वर्ण आने वाला है, ये पूछ रहा है। ये प्राकृतिक संख्या नंबर सिस्टम के आधार पे होगा। अब मुझे ये देखना है ये फॉर्मूला क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए n n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, क्लियर है? ये होता है n n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे n की जगह रख के देखना है कि मैं n की जगह क्या लिखूं, या तो 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए। अब n की जगह रख के देखना पड़ेगा क्या रखूं, या तो 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए, 100 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 14 करता हूँ तो यहाँ आएगा बेटा 15, डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो ज़्यादा बैठता है 100 से, तो n की वैल्यू 14 तो नहीं आ सकती, क्योंकि 100 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 100 से कम लाना है आपको। तो 100 से कम लाना है या फिर 100 आना चाहिए, दोनों में से कोई एक काम आना चाहिए। तो n की वैल्यू 13 से काम नहीं बन रहा है, 14 से काम नहीं बन रहा है, मैं 13 पे रख के देखता हूँ, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आ रहा है 91, तो ये 100 से कम होता है। ठीक है, तो 91, 13 का मतलब होता है अक्षर m, 13 का मतलब क्या होता है? अक्षर m होता है। तो ऐसी सीरीज चलते हुए m तक पहुंचोगे तो 91 आएगा। ठीक है, अब सीरीज वापस से स्टार्ट होगी, तो यहाँ देखो 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो देखो यहाँ से शुरुआत होगी बेटा, A B C D E F G H I, 100 पे कौन सा अक्षर आने वाला है? I। तो करेक्ट आंसर इसका जो देख के आओगे कौन सा ऑप्शन आएगा? आपके सी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। तो ऐसी सीरीज जब भी आए
लगातार की, तो आपको हमेशा याद रखना है, इसके लिए यही फॉर्मूला काम में आता है प्राकृतिक संख्याओं के लिए, n+1 डिवाइडेड बाई 2। और जो भी पद आपको निकालना है, आपको बस ये चीज़ देखनी है कि जो भी पद निकालना है कि n की वैल्यू यहाँ कितनी पुट करूँ, जो या तो 100, जैसे 100 निकाल रहे हैं अपन, 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 91 आया, उसके बाद में स्टेप लिख के देख लिया, तो फाइनल है कि आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा, यानी आई जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है जिसमें मैंने बहुत मेहनत की हुई है, मैथ रीजनिंग दोनों के कोर्स बढ़िया तरीके से यूपीएससी के हिसाब से डिजाइन किए हैं। एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें, और नॉमिनल चार्ज में मैंने कोर्सेज दिए हुए हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक और बेसिक के हिसाब से समझाया हुआ है। और वीडियो की वैलिडिटी जो दी है 1 ईयर की दी है, और कितनी बार भी वीडियो को आप देख सकते हैं, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से कोर्स डिजाइन किया है। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, रीजनिंग ऋषि सर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है आंखों के सामने। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, एक पंक्ति में खड़े हैं किंतु आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हैं। ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। और बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं, यदि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं और ए के पीछे जो हैं वो 13 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, मिनिमम पूछा हुआ है। देयर पर्सन ए बी सी आर सिटिंग इन ए क्यू, not necessary in the same order, okay, there are 4 person between A and B and 7 person between B and C। अब देखो एक बात मेरी समझ में आ गई है कि इसमें पूछ रहा है मिनिमम, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है कम से कम। तो B और C के बीच में 7, B और C के बीच में 7 कब हो सकते हैं, जब मैं यहाँ 3 लिखूं, गिनने पर ये तीसरा है, और ये 4 इसके बीच में, तो आ जाएंगे 7, ठीक है, 7 आ गए। अब क्या कह रहा है सुनो, आपसे लिखा है इफ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, मतलब पहले, सी के पहले कितने पर्सन हैं, 11, ठीक है। और आगे लिखा है एंड 13 बिहाइंड ऑफ ए के पीछे कितने हैं, 13। 13 का मतलब है ए के पीछे 13 करूं, देख लो पूरी क्लास, ए के पीछे 13 करूं तो यहाँ से लाइन लिखना पड़ेगा मुझे, और ए के आगे 11 हैं तो यहाँ से कितना लिखना पड़ेगा मुझे, 10 लिखना पड़ेगा। अब सबका टोटल अगर एक बार मैं करता हूँ तो यार ये मैक्सिमम बैठेगा, और चाहिए कैसा आपको, मिनिमम चाहिए, कम से कम चाहिए। अब कम से कम बैठाने के लिए इस तरीके से तो बैठने वाला है नहीं, कोई बात नहीं, तरीका चेंज करते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो मैक्सिमम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, और हमें चाहिए मिनिमम, कम से कम। तो एक बार दोबारा बैठाते हैं, इस वाली पंक्ति पर तो बात बन नहीं रही है। फिर से, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच में 4 हैं, और बी और सी के बीच में जो हैं वो कितने व्यक्ति हैं, आपके 7 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच में कितने हैं, 4 हैं, और बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ए के आगे जो हैं वो 11 व्यक्ति हैं, आगे 11 व्यक्ति हैं, तो ए के आगे 11, इससे भी ज़्यादा आएंगे, तो इस तरीके से नहीं, वापस से उसी तरीके से लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं बी और सी, बी और सी के बीच में कितने थे, 7, ठीक है। और फिर क्या कह रहा था, बी और सी के बीच में 7 थे, और ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति थे, 4 थे। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति थे, तो यहाँ पर ले लिया मैंने ए, 4 7 के लिए 3 आ गया, ठीक है। अब कह रहा था कि यदि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं और ए के पीछे, सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, सी के
आगे 11 व्यक्ति हैं, सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, तो 11 कैसे हो सकते हैं? 7 तो ये हैं, 7 तो ये हैं, और 5 और 7, नहीं 4 और 7 और 4 11। तो सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, और क्या लिखा था? ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं। 13 व्यक्ति कैसे आ सकते हैं बेटा? जब यहाँ 10 लिखोगे। अब इनको एक बार जोड़ लो, कितने आ रहे हैं? अब देखो मेरी बात सुनो, 4 ये है, 4 ये है, 8 और 3 11 और 10 21। ठीक है। अब यहाँ पर जो आ रहे थे, इसमें ए शामिल था, इन दोनों के बीच में जो हैं वो 4 और 3 7 थे। तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके बीच में 7 थे। ठीक है। 10 यहाँ से आ रहा है ये गिनने पर, 7 बीच में है, ये गिनने पर आ रहा है आपके 4। ठीक है। ये बीच में 7 हैं, पर गिनने पर तो सी जो है वो 8वें नंबर पे आएगा। अगर मैं इधर से गिनना स्टार्ट करता हूँ तो 4 पे बी आ गया, और यहाँ से गिन रहा हूँ तो सी जो है वो कितने पे आएगा? आपके 8वें पर आएगा। 7 व्यक्ति तो बीच में है इसके, इसलिए 8वें पर आएगा, और 10 इधर से है ही है, इसलिए आंसर जो आएगा वो 22 आएगा। तो करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो ए ऑप्शन दे के आएंगे। मिनिमम पूछ रहा है, कम से कम, इसलिए इस वाली पंक्ति पे तो काम बना नहीं है, इस वाली पंक्ति पे काम बनेगा। कम से कम जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? आपकी ए ऑप्शन आएगी। पूरी क्लास देख लीजिए। रैंकिंग टेस्ट जिसे अपन बोलते हैं क्रम परीक्षण, ये उसका एग्जाम्पल था, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, ये पूछा गया था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल क्या था सुनिए। अगला एग्जाम्पल था x सप्ताह, x दिन, x घंटे, x मिनट, x सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे? तो x सप्ताह, एक सप्ताह मान लेते हैं अपन। सप्ताह में बेटा 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होती है, एक मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक है भाई, एक सप्ताह का काम तो ये खत्म हो गया। सही है। अब एक्स दिन का मतलब है एक घंटे में 24 दिन होते हैं, 60 मिनट होती हैं, और बेटा 60 सेकंड होती हैं। ठीक है। एक्स घंटे, एक घंटे, एक घंटे में एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, और बेटा 60 सेकंड होती हैं। क्लियर है। और इसके बाद एक्स सेकंड, एक सेकंड में 60, अच्छा एक्स मिनट ले ली मैंने, दिन आ गया, फिर घंटे आ गए, फिर मिनट आ गई, और सेकंड, सेकंड में एक्स मतलब एक सेकंड। ठीक है। इन सब का जब टोटल करोगे तो जाहिर सी बात है 1 आ रहा है, तो आखिरी में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं किस ऑप्शन के पीछे 1 लिखा हुआ है? इनका टोटल जब करके देखोगे, ये तो वैल्यू बहुत कम है जिसके पीछे 1 लिखा हुआ है, क्योंकि इसका टोटल जो है वो मैक्सिमम आएगा, मिनिमम तो आ नहीं सकता है, ये तो गलत है। ठीक है। और यहाँ पर जो सी और डी, तो करेक्ट आंसर जो बचेगा वो कौन सा ऑप्शन बचेगा? डी ऑप्शन बचेगा। तो यहाँ जो आप आंसर दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे? डी ऑप्शन दे के आएंगे। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो। 10 नंबर का एग्जाम्पल है, ऑप्शन की सहायता से सॉल्व किया है। कैलकुलेशन करने पर कितना आ रहा है वो पता नहीं है, पर मिनिमम आ नहीं सकता, वैसे आएगा यही, ये फाइनल है। अगला एग्जाम्पल 11 नंबर का पूछा गया है। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि PQRST परिवार के 6 सदस्य हैं। क्यू का की पति पत्नी आर है। ओके, विवाहित जोड़े में शामिल है QR, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। QR विवाहित जोड़े में शामिल है। टी की माता यू है, टी की माता यू है, टी की माता यू है, यू जो है वो टी की माता है, मतलब माइनस, टी की माता यू है, और यू की पुत्री एस है। यू की पुत्री कौन है? एस है। पी की पुत्री टी है, पी की पुत्री टी है, इसको लेंगे अभी। और आर का पुत्र पी है, आर का पुत्र पी है, इसको भी लेंगे अभी, है ना। परिवार में 2 दंपत्ति होने चाहिए। अच्छा, परिवार एक ही है, तो अब इसको बिठाना पड़ेगा भाई, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में। दोबारा देख लो। टोटल मिलाकर 6 व्यक्ति हैं, और क्यू और आर जो हैं वो विवाहित युगल है। टी की माता यू है, ठीक है, और यू की पुत्री एस है, ये भी ठीक है। पी की पुत्री कौन है? टी, पी की पुत्री कौन है? टी,
पी की पुत्री टी कब हो सकती है? जब यहाँ पी को इसका पति बनाऊंगा तो पी की पुत्री टी है और आर का पुत्र पी है। आर का पुत्र कौन है? पी है, ठीक है। आर का पुत्र पी है। इस परिवार में दो दंपत्ति हैं। दूसरा जोड़ा तो मुझे मालूम है किसका होगा बेटा, क्यू आर का होगा। अब आपसे पूछ रहा है कौन सी बात सही है। पहला, टी का दादा नाना क्यू है। टी का दादा या नाना क्यू है, ये 100% बताएगा आपको सही बात है। 100% सही तो नहीं है, सही पूछ रहा है। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। क्यू जो है टी की ग्रैंड मदर है, ये क्लियर बताएगा आपको? नहीं पता ये भी। आर इज द मदर ऑफ पी। आर इज मदर ऑफ पी, ये बात जो है वो क्लियर है क्या? नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। क्योंकि पोत्री दोहिती टी है, क्योंकि पोत्री दोहिती टी है, ये बात 100% सही है। यानी एबीसी को जब मैंने चेक किया तो 100% वाली बात नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं था कि मेल फीमेल क्या क्या है। तो कहने के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अगला एग्जाम्पल ये 12 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास देख लीजिए क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है ये पी क्यू आर एस टी जो है, पी क्यू आर एस जो है वो 3 शहर हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन पर विचार कीजिए। किसी राज्य में 3 शहर पी क्यू आर के बारे में नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करिए। ठीक है, कर रहे हैं अभी। प्रश्न कह रहा है कि शहर पी शहर क्यू से कितनी दूरी पर है। ये प्रश्न है, डायरेक्शन टेस्ट का है और पर ये डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में है। तो देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, क्यू शहर आर से 18 किलोमीटर दूर है। क्यू शहर आर से 18 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में 18 किलोमीटर, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में या साउथ में। तो अकेले एक से आंसर नहीं आएगा, फाइनल है। सेकंड, सेकंड में कह रहा है बेटा कि शहर पी शहर आर से 43 किलोमीटर दूर है। शहर पी आर से 43 किलोमीटर दूर है, पर डायरेक्शन नहीं पता है मुझे, कौन सी डायरेक्शन में। डायरेक्शन ही नहीं पता है तो उससे आंसर नहीं आएगा। दोनों जानकारियों को मिला भी लोगे और दिशा ही पता नहीं है आपको कौन सा किस दिशा में है, तो क्या आंसर निकाल सकते हो क्या कि पी शहर से क्यू की दूरी क्या है। अब डायरेक्शन ही नहीं पता है तो दूरी नहीं आ सकती है, इसलिए दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी तरीके से आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन पे विचार अगर हम करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एलोन फर्स्ट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, केवल एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं। स्टेट सेकंड एलोन सफिशिएंट टू द आंसर क्वेश्चन, नहीं, सेकंड वाला भी अकेला पर्याप्त नहीं है। दोनों फर्स्ट और सेकंड जो है वो सफिशिएंट है क्या, नहीं, ये भी गलत है। और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू द आंसर क्वेश्चन, ये वाली बात जो है वो सही है कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से इसका आंसर नहीं आएगा। इसलिए आप ऑप्शन कौन सा देके आएंगे, डी ऑप्शन देके आएंगे। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है और ये भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, और किस तरीके से पूछा गया है इस पे हम विचार करेंगे। पूरी क्लास देख लीजिए। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये सिलोजिज्म का था, जिसको अपन बोलते हैं न्याय निगमन। और इसमें कथन को देख के डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष को आपको चेक करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, पहला, सभी कल में किताबें हैं। कथन को देख के डायग्राम, सभी कल में किताबें हैं। फिर कह रहा है कोई भी कुर्सी कलम नहीं है। कलम की मना है, किससे मना है बेटा, कुर्सी से मना है। ठीक है, कलम की मना है, किससे मना है, कुर्सी से मना है। आगे कह रहा है कि सभी कुर्सियां किताबें हैं। क्या सभी कुर्सियां किताबें हैं, नहीं, ये फर्स्ट वाला गलत है। सम चेयर आर पेन, सम चेयर आर पेन, कुछ कुर्सी कलमें हैं, नहीं, ये गलत है। थर्ड, सभी किताबें कुर्सियां हैं, सभी किताबें कुर्सियां हैं क्या, नहीं, ये भी गलत है। फोर्थ, कोई भी कुर्सी किताब नहीं है। कोई भी कुर्सी जो है वो किताब नहीं है, कुछ हो सकती हैं, तो ये वाली बात भी क्या है, गलत है। तो यहाँ सभी गलत हैं,
निष्कर्ष में से कोई भी अनुगमित नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर जो इसका दे के आओगे, कौन सा ऑप्शन दे के आओगे? डी ऑप्शन दे के आओगे। पूरी क्लास देख लो। ये सिलोजिज्म का एग्जाम्पल था। कथन को देख के डायग्राम बनाना पड़ता है और डायग्राम को चेक करना पड़ता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये भी देखिए भाई, सिलोजिज्म से ही एग्जाम्पल 2 पूछे गए थे 22 के अंदर। ये भी सिलोजिज्म का ही एग्जाम्पल है। कुछ डॉक्टर शिक्षक है, कुछ डॉक्टर क्या हैं? शिक्षक हैं। कुछ की बात कर रहा है, ठीक है। कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, सभी शिक्षक इंजीनियर हैं, सभी शिक्षक इंजीनियर हैं, सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, सभी इंजीनियर क्या हैं? वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं। अब पहला चेक करें, फर्स्ट निष्कर्ष, कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, ये वाली बात तो सही है बेटा। सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, ये वाली बात गलत है। और कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, ये वाली बात भी सही है। फर्स्ट और थर्ड वाला जो सही है। और ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहां आप आंसर देके आएंगे सी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार। ये भी सिलोजिज्म से ही एग्जाम्पल पूछा गया था। हाँ जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे। अगला एग्जाम्पल है ये 15 नंबर का। क्या कह रहा है सुनो। 8 विद्यार्थी हैं ABCDEFGH वृत्ताकार मेज के पारित मेज के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं है इसी क्रम में बैठे हों। ठीक है, सर्किल का एग्जाम्पल है और कंडीशन लिखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है, ये पूछ रहा है। ठीक है साहब, यहां पर सर्किल बना देते हैं 8 लोगों के लिए। 2 4 6 2 8। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का बेटा राइट होगा। क्या कह रहा है सुनो। बी और डी ना तो सी के ठीक सामने हैं, ठीक है, सी के सामने नहीं बैठे हैं, है ना, ठीक है। और ना ही, ठीक है, अच्छा इंग्लिश में कह रहा है बी एंड डी सिट नाइवर एडजेसेंट ऑफ सी नॉर अपोजिट। ना तो पड़ोसी हैं और ना ही सामने। ओके, बी और डी ना तो ठीक सामने बैठे हैं और ना ही बगल में बैठे हैं। बी और डी, यहाँ लिख लेता हूँ कि बी और डी सी के सामने नहीं होने चाहिए और पड़ोसी नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ लिख देता हूँ, केंद्र की ओर मुख करके समान दूरी पर बैठे हैं, ना तो ठीक एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और यहाँ लिख देता हूँ ना ही पड़ोसी हैं। ठीक है, जिसे याद रहेगा। आगे क्या कह रहा है सुनो। आगे कह रहा है कि ई और डी के बीच में ए बैठता है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ए बैठता है ई और डी के बीच में। कंडीशन क्या थी कि बी और डी के बीच में, बी और डी जो है वो सी का पड़ोस में नहीं होना चाहिए, इसको भी देख लेते हैं, ना सामने होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है ई और डी के बीच में ए बैठता है, बी और एच के बीच में कौन बैठता है? एफ बैठता है। बी और एच के बीच में एफ बैठता है, बी और एच के बीच में कौन बैठता है? एफ बैठता है। अब देखो यहाँ बी और एच की कंडीशन क्लियर नहीं है, ये चेंज भी हो सकते हैं, पर इस पे आ जाता हूँ मैं कि बी और डी जो है वो सी के सामने, बी और डी के सामने सी नहीं आना चाहिए, तो सी यहाँ नहीं आना चाहिए और सी यहाँ नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब सी यहाँ आ सकता है और सी यहाँ आ सकता है, तो ए बी सी डी ई बचा है, ई यहाँ आ सकता है। एक तरीके से सर्किल ये बन सकता है। दूसरा सर्किल क्या बन सकता है? संभावना, क्योंकि इनकी पोजीशन क्लियर नहीं थी, तो राइट का बेटा लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, है ना। तो दूसरा सर्किल कैसे बन सकता है? ए इधर, ई इधर, डी इधर, बी इधर, एफ इधर और एच इधर, चेंज हो सकते हैं ना। और सी बेटा इधर और सी इधर, तो सी इधर, तो सामने कौन है इसके? ई। ऐसे भी हो सकता है, और भी तरीके से सर्किल बन सकता है इसका। चलो प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार, क्या पूछ रहा है। निश्चित रूप से सही कौन सा है? ए और जी के बीच में बी बैठता है। ए और जी के बीच में क्या, अच्छा जी तो लिया नहीं है, ई 2 बार ले लिया मैंने, ओके।
तो यहाँ पर ये जी है बेटा, और यहाँ पर भी ये क्या है, जी है। चलो अब सही है। अब देखो ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में कौन बैठता है, बी बैठता है, इसमें नहीं बैठ रहा है। ए और जी के बीच में इसमें नहीं बैठ रहा है, तो पहली बात तो गलत है। जी के ठीक सामने सी बैठा है, जी के ठीक सामने सी बैठा है, जी के ठीक सामने सी बैठा है, ये बात सही है क्या? अब देखो इसको दूसरी तरीके से अगर मैं बनाऊं तो सी की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि सी और जी के बारे में पता नहीं है। इनको चेंज करूं, इधर की साइड भी तो बैठा सकता हूं। तो ये 100% जो है वो सही नहीं है। इसमें दूसरा सर्किल भी बनाएंगे तो इसमें सी की पोजीशन कोई ज़रूरी नहीं है कि जी के सामने ही बने, ठीक है। तो ये वाली बात भी क्लियर नहीं है। एफ के ठीक सामने ई बैठता है, एफ के ठीक सामने ई, ये भी क्लियर नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसकी भी पोजीशन क्लियर नहीं है, यहाँ किसी की भी पोजीशन क्लियर नहीं है। इसको बहुत सारे तरीके से सर्किल को डिजाइन हम कर सकते हैं, और जब डिजाइन करोगे तो जरूरी नहीं है कि जी की पोजीशन सी के सामने ही आए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कोई भी उत्तर इनमें से सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है आपके सामने है। इसमें यहाँ अगर हम बात करें तो ये 16 नंबर का एग्जाम्पल था। 6 व्यक्ति हैं, टोटल नाम है ए से लेकर एफ तक, और ये वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके समान दूरी पर बैठे हैं। और आपसे प्रश्न पूछा गया है ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। ये एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या तरीका रहेगा, पूरी क्लास देखिए। एक तो सर्किल बनाना है आपको सबसे पहला काम तो, और टोटल व्यक्ति कितने हैं, 6, तो 6 का सर्किल बना देते हैं। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और फर्स्ट में कह रहा है सी के ठीक सामने बी बैठता है, सी के ठीक सामने बी बैठता है, और ई के ठीक सामने डी बैठता है। यहाँ मान लेता हूँ ई के ठीक सामने डी बैठता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है तो बताइए ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठता है। अकेले एक से तो आंसर आने वाला है नहीं, ये तो फाइनल है। सेकंड, अकेले सेकंड से देख लेता हूँ। सेकंड के लिए सर्किल बना दिया मैंने 6 का। राइट का लेफ्ट है, ये फर्स्ट के लिए बात थी, आंसर नहीं आया था। राइट का लेफ्ट है और लेफ्ट का राइट है। क्या लिखा है, बी के ठीक बाईं ओर एफ बैठा है। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो इससे भी आंसर नहीं आ रहा है। दोनों जानकारियों को मिला दूं, बी के ठीक बाईं तरफ एफ बैठा है, तो दोनों जानकारी को मिला दूं तो भी स्थिति क्लियर नहीं हो रही है इसकी, है ना। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर अकेले एक से उत्तर आएगा क्या, नहीं, अकेले एक से आंसर नहीं आएगा, ये फाइनल है, ठीक है। क्या अकेले दूसरे से आंसर आएगा, नहीं, अकेले दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा, ये बात भी जो है वो गलत है। क्या दोनों से आंसर जो है वो आएगा, नहीं, ये भी दोनों से आंसर नहीं आएगा। करेक्ट आंसर आएगा डी, दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पूरी क्लास देख लीजिए, 16 नंबर का एग्जाम्पल था ये। इसमें दोनों से में से किसी से भी आंसर जो है वो नहीं आ रहा है, दोनों ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कौन सा है अपने सामने, ये 17 नंबर का एग्जाम्पल है। पजल टेस्ट में डेटा सफिशिएंसी का एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है 6 व्याख्यान है ए से लेकर एफ तक, जो प्रत्येक 1 घंटे की अवधि में प्रातः 8 बजे से और 2 बजे तक के बीच में नियत किए जाते हैं, ठीक है साहब। सुबह 8 से 2 की बात हो रही है, तो 8 के बाद देखो 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12, 1, 2, फाइनल है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है तीसरा व्याख्यान की अवधि, कौन से व्याख्यान है तीसरा, थर्ड नंबर का कौन सा व्याख्यान है, ये आपसे पूछा गया है। सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। फर्स्ट में कह रहा है एफ के ठीक पहले एफ के ठीक पहले व्याख्यान ए और ठीक बाद में व्याख्यान से सी हुआ। व्याख्यान एफ के ठीक पहले व्याख्यान ए हुआ है, एफ के ठीक पहले ए हुआ है और ठीक बाद में सी हुआ है, ठीक है भाई। लगातार आएंगे, ये पता नहीं है कहाँ आएंगे। अकेले एक से आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि पता ही नहीं है तीसरे नंबर पे कौन सा व्याख्यान आने वाला है, ठीक है। व्याख्यान बी के बाद कोई भी व्याख्यान नहीं हुआ है, सबसे आखिरी में बी होगा, ये फाइनल आ गया है। और इससे भी आपका पता नहीं चल रहा है, 3 जो है यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, पता ही नहीं है। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा पता ही नहीं है, किसी भी तरीके से आंसर नहीं निकल सकता है। तो फिलहाल जो इसका आंसर आएगा
ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है आंखों के सामने, और इसको भी अगर हम यहाँ देखा जाए तो क्या कह रहा है कि दोपहर 3:16 पे और 3:17 के बीच में घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ मिलती हैं। 3:16 और 3:17 के बीच में दोनों सुइयां एक साथ मिलती हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। बिल्कुल 3 से 4 के बीच में मिलने का मतलब होता है बेटा अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। 3 से 4 के बीच का समय देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है 60/11 गुणा समय। समय कौन सा है? पहले वाला 3 6 18 180, 11 एकम 11 6 66, 16 सही 4/11। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, 3:16 से 3:17 के बीच में। पहली बात तो सही आ रही है। दूसरी कि 4:58 और 4:59 के बीच में दोनों सुइयां सेकंड की सुई मिनट की सुई और सेकंड की सुई एक साथ मिलती हैं। 4 से 5 के बीच का समय निकाल लो। 4 से 5 के बीच का समय निकाल लेते हैं। 60/11 गुणा समय, 6 चौक 24 भाग 11 का, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21 सही 9/11। ये जो सेकंड वाली बात है वो गलत है, तो केवल फर्स्ट वाले से जो है वो आंसर आएगा। करेक्ट आंसर जो आएगा वो केवल फर्स्ट आएगा। ठीक है, देख लो पूरी क्लास। ये 2022 में जितने भी रीजनिंग के एग्जाम्पल आए थे वो सारे के सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। मैथ की क्लास भी आपकी हो रही है PYQ की, वो भी क्लास आप अटेंड करिएगा। रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, उसको आज ही डाउनलोड करिए, जिसमें मैथ और रीजनिंग के बहुत बेहतरीन कोर्स हमने डिजाइन किए हैं, उनका आप लाभ उठाइए। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।